नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका कक्षा 10 हिंदी की ऑनलाइन क्लास के अंदर। आज हम जो है हमारी पुस्तक क्षितिज, उसका जो 8वां पाठ है कवि नागार्जुन, उसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर को हम समझेंगे। पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्नोत्तर है उसमें पहले हम समझेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। हालांकि अगर आपने पाठ पढ़ा है तो ये सब आपके लिए समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने नहीं समझा है तो इसे दोबारा से समझिए कि ग्रीष्म की धूल में कौन नहाते थे? कबूतर, गौरैया, झिंगुर या मेंढक? तो इसका उत्तर होता है गौरैया। फिर है नागार्जुन हिंदी के अतिरिक्त और किस भाषा में रचना कर्म करते थे? मैथिली, अवधी, बांग्ला या फिर ब्रज भाषा? तो नागार्जुन की विशेषता है कि उन्होंने हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने मैथिली भाषा के अंदर भी अपनी साहित्य रचना है वो की है। ठीक है। उषा की लाली कविता में किस समय का वर्णन हुआ है? तो उषा की लाली कविता में जो है प्रातः काल का वर्णन हुआ है। प्रातःकाल अर्थात सुबह या सूर्योदय का समय है, उसका वर्णन हुआ है। तो आप प्रातःकाल भी लिख सकते हैं, सूर्योदय के समय के बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है। खेतों की मिट्टी पथराई हुई क्यों थी? खेतों की मिट्टी पथराई हुई क्यों थी? क्योंकि भीषण गर्मी के कारण, लगातार ग्रीष्म के कारण जो है खेतों की मिट्टी है वो अत्यधिक ताप के कारण, सूर्य के अधिक ताप के कारण पथरा गई थी या शुष्क या कठोर हो गई थी या सूखी हो गई थी, जिसके कारण खेतों या ग्रीष्म ऋतु के कारण है खेतों की मिट्टी है वो पथरा गई थी। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि कवि ने आसमान को बदरंग क्यों बताया? बदरंग यानी भद्दा। ठीक है। यानी जो उसका रंग है वो बदल जाता है। तो क्यों बताया है? क्योंकि आप क्योंकि से प्रश्न शुरू नहीं करेंगे, आप सीधा लिखेंगे कि कवि ने आसमान को बदरंग बताया है क्योंकि आकाश में ग्रीष्म के कारण जो है धूल भरी आंधियां चलती है, तो उसके कारण भी आकाश का रंग है वो बदरंग हो जाता है। वहीं अत्यधिक ग्रीष्म के कारण जो है सूर्य की रोशनी है वो प्रखर हो जाती है, ताप उसका प्रखर हो जाता है, जिसमें हम आसमान की तरफ देख नहीं सकते। ठीक है। तो दोनों ही वजह से आसमान का रंग है वो बदरंग दिखाई दे रहा है। तो पहला कारण हम लिख सकते हैं कि ग्रीष्म में धूल भरी आंधियों के कारण आकाश है वो मिट्टी से भर जाता है तो बदरंग होता है। दूसरा कि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य का प्रकाश या ताप इतना प्रखर या इतना तेज होता है कि हम आसमान को देख नहीं सकते, आसमान का रंग है वो बदरंग दिखाई देता है। फिर हमारा अगला प्रश्न कि उषा की लाली कविता के अनुसार कवि को क्या डर लग रहा है? कवि को क्या डर लग रहा है उषा की लाली कविता के अंदर? कि कवि उषा काल के दृश्य को देख रहा है, सूर्योदय का दृश्य है वो कवि देख रहा है, और कवि को कहीं न कहीं अपने अंतर्मन में एक डर सा लग रहा है कि ये जो सुंदर दृश्य वो देख रहा है, हिमालय की चोटियों को सुनहरे रंग में होते हुए उसकी शोभा को देख रहा है, तो अब कवि को इस बात का डर लग रहा है कि जैसे जैसे सूर्योदय बढ़ता जाएगा, सूर्य का ताप है वो प्रखर होता चला जाएगा, तीव्र होता चला जाएगा, वैसे वैसे ये सुंदर दृश्य भी उसके आगे से या उसकी आंखों के आगे से जो है वो चला जाएगा। इसलिए कवि उस दृश्य को खोना नहीं चाहता, उसे लगातार देखना चाहता है, लेकिन उसे खोने का डर लग रहा है। फिर हमारा इसी का आगे का प्रश्न है कि कविता उषा की लाली में हिमगिरी किसे कहा गया है? तो बहुत ही साधारण प्रश्न है कि हिमगिरी किसे कहा गया है? हिमगिरी हिमालय पर्वत को कहा गया है। ठीक है। हिमालय या हिमालय पर्वत को कहा गया है, जिसकी चोटियां किससे ढकी हुई है? बर्फ से ढकी हुई है, बर्फीला पर्वत है, तो उसको हिमगिरी कहा गया है। फिर आगे का प्रश्न हमारा अगला प्रश्न संख्या 8 कि वर्षा ऋतु के आगमन से प्रकृति में कौन कौन से बदलाव आए हैं? यानी वर्षा ऋतु जब आती है तो प्रकृति में क्या क्या बदलाव आते हैं? कि वर्षा काल में या वर्षा ऋतु के आगमन से प्रकृति में
अनेक बदलाव आए हैं कि तपती ग्रीष्म या जो तपती धरती है वो वर्षा के कारण अब खिल उठी है और ग्रीष्म ऋतु को वर्षा ऋतु ने बदलाव कर दिया है, या जो है ग्रीष्म ऋतु का स्थान है वो वर्षा ऋतु ने ले लिया है, ठंडक ने ले लिया है। जब वर्षा ऋतु आती है तो प्रकृति के अंदर काले काले पानी से भरे हुए बादल घुमड़ घुमड़ कर आते हैं और बादलों की गड़गड़ाहट होती है, वर्षा होती है। उस वर्षा के कारण जो जमीन के अंदर जो मेंढक जो दुबके पड़े हैं वो बाहर निकल आए हैं और टर टर करके ध्वनि निकालने लगे हैं। झिंगूर जो है वो भी अपनी मधुर ध्वनि वो निकालने लगा है और बादल जब गरजते हैं, बादलों की गर्जना के साथ ही मोर, कोयल, पपीहे ये सब जो है कूकने लगते हैं, या एक तरह से कह सकते हैं कि बादलों का स्वागत कर रहे हैं, वर्षा ऋतु का स्वागत है वो करने लग जाते हैं। सूखी धरती जो है वो धूप से हरी भरी हो गई है और धरती की सुंदरता है वो वर्षा ऋतु के कारण बढ़ गई है। साथ ही ग्रीष्म के कारण जो प्राणी व्याकुल थे, जो परेशान थे और कष्ट से प्रताड़ित हो रहे थे, ग्रीष्म के कष्ट से, तो अब वो उन्हें इस ग्रीष्म से अब छुटकारा मिल गया है उन्हें, क्योंकि बादल बरसने लगे हैं, चारों तरफ वातावरण में ठंडक हो गई है, चारों तरफ हरियाली छा गई है। तो इस प्रकार से ये सारी सुंदरता है वो प्रकृति के अंदर हो गई है। तो मनुष्य से लगाकर पशु पक्षी भी इस बदलाव से प्रसन्न है, खुश है, क्योंकि बादलों ने सारे वातावरण को एक तरह से बदल कर रख दिया है। तो ये है कि वर्षा ऋतु के आगमन से ये प्रकृति के अंदर परिवर्तन दिखाई देने लग जाते हैं। फिर हमारा नवा प्रश्न कि उषा की लाली कविता का शिल्प सौंदर्य लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, शिल्प सौंदर्य। प्रश्न आ सकता है आपका बोर्ड एग्जाम में और इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको याद भी करना है। तो उषा की लाली कविता का शिल्प सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य यानी भाषा, अलंकार, ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, तो इसमें कौन कौन से शब्द आए हैं, तो उसके बारे में हमें इसको लिखना है। यानी भाषागत विशेषताएं और कविता की विशेषताएं क्या है उसके बारे में हम इसे लिखेंगे कि उषा की लाली जो कविता है वो नागार्जुन कवि नागार्जुन की अत्यंत छोटी सी कविता है, लेकिन फिर भी काव्य कला की दृष्टि से ये अत्यंत उत्कृष्ट कविता मानी जा सकती है और अत्यंत ही मनमोहक रचना है, जिसमें उषा काल का सुंदर वर्णन है वो कवि ने किया है, या प्रातः काल का सुंदर वर्णन है वो कवि ने किया है। ठीक है, कवि ने अत्यंत सटीक शब्दावली का प्रयोग किया है, यानी नपे तुले शब्द है वो कवि ने इसके अंदर, इस कविता के अंदर लिए हैं। शब्द जो है हमारे सामने चित्रात्मक शैली को प्रस्तुत करते हैं। चित्रात्मक शैली अर्थात जब हम उस कविता को पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है हमारे सामने चित्र उभर कर आ रहा है। कवि ने इसमें तत्सम शब्दों का भावानुरूप प्रयोग किया है। तत्सम शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं, तो तत्सम शब्दों का प्रयोग है इसमें किया है और इसके अंदर कवि ने सूर्य को शिशु के रूप में बताया है। शिशु यानी छोटा बालक, छोटा बच्चा, उसके रूप में बताया है। तो यहाँ पे सूर्य की तुलना की गई है या सूर्य को बताना है, तो रूपक अलंकार है इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा कवि ने हिमालय की जो सुंदर चोटियां हैं, सुंदर शिखर है, उसको सोने के समान सुंदर बताया, स्वर्णिम आभा वाला बताया है। तो इस प्रकार से कवि ने हिमालय की सुंदरता, हिमालय की खूबसूरती का वर्णन भी बखूबी है अपनी इन कविताओं की पंक्तियों के माध्यम से करने का प्रयास है वो किया है। कवि नागार्जुन की कविता है वो मुक्त छंद की कविता है। ठीक है, मुक्त छंद की कविता है, इसके अंदर तुकांतता है और गेयता भी है। गेयता अर्थात जिसे गाया जा सकता है। तो शिल्प सौंदर्य की दृष्टि से कवि ने इसमें अनेक रूपों को उभारा। वही कवि ने एक तरफ कहा है कि आगे बढ़ा शिशु रवि, जिसके माध्यम से कवि ने यहाँ पर मानवीकरण अलंकार को भी लाया है। तो कवि
कि कविता में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, काव्यलिंग अलंकार या मानवीकरण अलंकार का बखूबी प्रयोग है कवि ने किया है या इसका निर्वाह किया है। तो शिल्प सौंदर्य की दृष्टि से कवि की जो ये कविता है उषा की लाली वो अत्यंत ही सुंदर बन पड़ी है या अत्यंत ही रोचक है वो बन पड़ी है। तो कवि ने अपनी कल्पना को अच्छे से उभारने का प्रयास है इस कविता के अंदर किया है। ठीक है, फिर हम अगला प्रश्न समझते हैं। निबंधात्मक प्रश्न है हमारा कि कल और आज कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। मूल भाव अर्थात प्रकृति के साथ साथ और किन चीज़ों को इसमें बताया गया है या और किस चीज़ को इसमें समझाने का प्रयास है वो कवि ने किया है, यानी प्रेरणा क्या है इस कविता की। तो मूल भाव तो वैसे होता है साधारण वर्णन होता है, लेकिन हमें इसमें प्रेरणा भी मिलती है कि इसमें कवि ने क्या बताया है। तो मूल भाव को हम समझते हैं कि कल और आज जो कविता है उसमें कवि ने प्रकृति के प्रेम के बारे में बताया है कि कवि का प्रकृति के प्रति कितना सुंदर प्रेम है वो कवि ने अभिव्यक्त किया है। साथ ही ग्रीष्म ऋतु का तपन उसकी जो है प्रखरता के कारण सारा वातावरण कैसे बदल जाता है, एकदम शुष्क हो जाता है। ठीक है, और जो धरती है वो कठोर हो जाती है, जल का अभाव हो जाता है और धरती सूखी बन जाती है। जो किसान है वो खेतीहर है, वो भी बेचारे लगातार बारिश के नहीं होने से या ग्रीष्म के कारण निराश और हताश हो जाते हैं। पक्षियों की झुंड है वो धूल में नहाते हैं, अर्थात जो धूल भरी आंधियाँ चलती है तो पशु पक्षी भी उसी में जो है धूल से नहाते रहते हैं, गोरैया वगैरह। और चारों तरफ खेतों में वीरानी सी छा जाती है, एक तरह से सन्नाटा सा छा जाता है। आकाश में धूल भरी आंधियाँ चलती है, साथ ही वातावरण है वो तपन से भरा हुआ, ग्रीष्म से भरा हुआ हो जाता है। तो लोग हैं इस वर्षा काल के अभाव में या ग्रीष्म के प्रभाव से एक तरह से थके हारे से महसूस करते हैं या उन्हें ये ग्रीष्म काल का जो समय है अत्यंत कष्टकारी लगता है और वो वर्षा काल की प्रतीक्षा करते हैं कि कब वर्षा ऋतु आए और कब उनके जीवन में बदलाव आए, कब प्रकृति के अंदर बदलाव आए, कब ये सूखी धरती है वो सुंदर बन जाए। तो यहाँ पर जैसे ही वर्षा ऋतु आती है सारी प्रकृति का जो है कह सकते हैं वातावरण है वो पूरी तरह से बदल जाता है। ठीक है, वर्षा की बूंदें जब धरती पे गिरती है तो धरती है वो सरस और सुंदर हो जाती है, चारों तरफ हरियाली धीरे धीरे छाने लगती है। जो सूखापन जो था ग्रीष्म का वो सूखापन अब मिटने लगा है। ठीक है, और छोटे छोटे नए नए पौधे हैं वो पृथ्वी पर उग आते हैं। वहीं जो दूब जो झुलसा गई थी वो भी वर्षा के ऋतु के कारण उसके सूखे पत्तों में या सूखे शिराओं के अंदर उसमें जान आ जाती है। पशु पक्षी हैं उस सुंदर वातावरण से प्रसन्न हो जाते हैं। मोर है, झिंगूर है, ये सब भी उसका स्वागत करते हैं, गोरैया स्वागत करती है। बादलों की गर्जनाओं से वातावरण पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है और प्रकृति ऐसे लगता है जैसे प्रकृति नाच रही है, प्रकृति जो है नृत्य करती हुई प्रतीत होती है। और सभी प्राणी जो अब तक ग्रीष्म ऋतु के कारण या ग्रीष्म के कारण लगातार परेशान हो रहे थे उनके अंदर नवजीवन का संचार होने लग जाता है। तो इस प्रकार से जो है ग्रीष्म ने जो उदासी दी थी, आसमान को बदरंग बना दिया था, ये सारा का सारा वातावरण परिवर्तित हो गया और जो वर्षा काल आया तो इसमें इसका विपरीत प्रभाव है वो दिखाई देने लग गया है, यानी जीवन की समरसता है वो दिखाई देने लग गई है। ये तो हो गया इसका साधारण अर्थ, मूल भाव। लेकिन इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें प्रेरणा भी दी है, एक सीख दी है। वो सीख क्या है? सीख हमें समाज के माध्यम से दी है, सामाजिक पहलू को बताया है, सामाजिक पक्षों को बताया है कि समाज में हम रहते हैं और हमारे जीवन में अनेक प्रकार का समय आता है, अच्छा और बुरा। कई बार हम बुरे समय से या चुनौतियों से, कष्टों से हम घबरा जाते हैं और हम हार मान लेते हैं तथा हमारे मन में निराशा के या हताशा के भाव आने लग जाते हैं। हम कष्ट को सहन नहीं कर पाते, कभी कभी जीवन में हम गलत रास्तों को अपना लेते हैं। तो यहाँ पर कवि इस कविता के माध्यम से संदेश यही दे रहा है कि जिस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु का आगमन होता है,
तो किस प्रकार से धरती है सो सरस हो जाती है, धरती के अंदर नव जीवन का संचार हो जाता है। तो जीवन में भी कष्ट और चुनौतियां तो आती रहती है, लेकिन हमें बुरे समय में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बुरे समय के बदलने का या बदलने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि बुरा समय भी अवश्य बदलता है। निराशा के क्षण भी जो आशा में बदलते हैं, तो निराशा में निराश नहीं होना है, बल्कि आशावान रहना है कि ये समय निकल जाएगा और आगे फिर हमारे जीवन में कुछ न कुछ नया उजाला, नया प्रकाश, नई रोशनी आएगी, जिससे मुझे आगे बढ़ना है। तो अच्छे समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, अच्छे समय का इंतज़ार करना चाहिए, अच्छे समय का स्वागत करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि जीवन एक जगह ठहरा हुआ नहीं है, बल्कि जीवन निरंतर है। जीवन में बदलाव होते हैं, तो निराशा के बाद भी जीवन में भी आशा आएगी, बुरे समय के बाद अच्छे समय का भी आगमन होगा। तो हमेशा जीवन के प्रति आशावान रहना है, हमेशा जीवन को मूल्यवान मानते हुए उसे जीने की प्रेरणा है वो कवि दे रहा है। ये था हमारी कविता का मूल भाव। अब है 11वां प्रश्न हमारा। आप भी अपने जीवन में प्रकृति के अनुपम दृश्यों को देखते होंगे। किन दृश्यों को देखकर आपका हृदय कवि की तरफ प्रफुल्लित हो उठता है? तो अपने शब्दों में लिखिए। तो ये कुछ नहीं है, ये आपको अपने हिसाब से इसको समझना है, ये आपको नहीं करना है प्रश्न। फिर है निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये आपने जो पाठ जो आपने समझा है उषा की लाली की कविता को, उस आधार पे पहले आप प्रसंग संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद व्याख्या करेंगे और फिर उसके बाद आप उसका विशेष लिखेंगे। तो ये दोनों ही व्याख्या को आपको इस तरह से करना है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक, जिसमें पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर को समझा और जिसमें आपको उषा की लाली का शिल्प सौंदर्य और कविता का मूल भाव दोनों ही अच्छे से आपको याद करने हैं, ठीक है।